से जो बच्चे आते हैं वही हमारी इज्जत है। जब स्टार्ट की तो उस टाइम सैलरी कितनी हुआ करती थी? एक नए टीचर आए थे मैथ्स पढ़ाने के लिए और वो जोड़ घटाव तो बता दिए लेकिन वो डिवीजन तकसीम नहीं बता पा रहे थे। फिर आप जाते हैं और किस तरीके से बच्चों को बता दिए कि बच्चे लोग समझ आए हुए क्या वाकया हुआ था। तो क्या मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम होती है या इसके अलावा भी कुछ पढ़ाई होता है? इंटर ISC का जो किताब था उसको पढ़ करके मैट्रिक लिखा है। पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मदरसे में कोई फ्यूचर नहीं है, तो वैसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? तो नसीहत मास्टर समीम साहब ने दी। सच में आज तक किसी भी टीचर से ऐसी नसीहत हमें नहीं मिली। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बस 1 महीना अपने सोसाइटी के लिए दीजिए तो आप शायद सोचेंगे, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और अपने सोसाइटी में एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, तालीम को ऊपर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 40 साल मुसलसल उन्होंने मदरसे में पढ़ाई और उनके पढ़ाए हुए लोग अलग अलग फील्ड में, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया से बाहर अलग अलग देश में अभी काम कर रहे हैं और अपने देश के GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके बारे में एक और ख़ास बात मैं बता दूं, वो एक एथलीट भी है, उन्हें रनिंग करना, दौड़ना भी पसंद है। तो इन्हीं सब के बाद मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उनका नाम लेना चाहता हूं। उनका नाम है मास्टर समीम अंसारी साहब। सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है कि आपकी ऐसी तबीयत होने के बावजूद भी आप इतने दूर से अपने बस्ती के लिए यहाँ पे मदरसे पे डिस्कस करने के लिए आप यहाँ आए। आपका दिल से शुक्रिया है। सभी देखने वालों को मेरा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले समीम सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया पढ़ाने में और आप कब स्टार्ट किए मदरसे में पढ़ाना? पढ़ाने में इंटरेस्ट की बात है तो बेसिक स्कूल में जब हम पढ़ते थे जी, 7वीं क्लास में, अच्छा, तो उस वक्त क्या था कि वहाँ टीचर की कमी थी और मेरे हेडमास्टर थे पांडे जी। अच्छा, तो अगर कहीं जाना हुआ या उनको कोई काम रहा जी, हमको बोलते थे इन लोगों को पढ़ा दो। 7th क्लास में ही? 7th क्लास में ही, खास करके इंग्लिश। इस तरह करके कभी कभी क्लास हमको मैंने एंगेज के लिए दे देते थे जी, और इसी इंटरेस्ट से फिर क्या हुआ कि जब हम 9th क्लास में पहुँचे, 9th में, तो हम कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा, हाँ, इस तरह पढ़ाने में इंटरेस्ट हो। तो 1977 में हम मैट्रिक पास किए अच्छा, और मेरे वालिद साहब का ख्वाहिश था कि टेक्निकल लाइन में जाने का। अच्छा, तो हम अप्लाई कर दिया यहाँ बडविल ITI में। अच्छा, मैट्रिक के बाद ITI किए? ITI किए। अच्छा, लेकिन वहाँ इत्तेफाक से यह हुआ कि हमारा वहाँ एड्रेस बिहार का दिए थे, जी, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, ओहो, तो छोड़ दिए। अब आए फिर यहाँ तो मदरसा में सीट खाली था। नाजिम साहब ने कहा तो मदरसा में पढ़ाओ। हम 1 साल मदरसा में पढ़ाए। जी, उसके बाद दोबारा अप्लाई किया उड़ीसा के एड्रेस के बडविल में मेरा घर था, जी, जी, वहाँ से रेसिडेंशियल बना करके दिए तो हो गया। तो 1 साल का था, हमको वेल्डर ट्रेड मिला था। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से फिर जब फारिग हुए तो अब अप्रेंटिस का मामला होता है, किसी फैक्ट्री में 1 साल काम करना। अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए? हाँ, एक्सपीरियंस के लिए उसका भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। अच्छा, तो फैक्ट्री बहुत कम थी, इधर उधर बहुत किए, लेकिन कहीं भी सेट नहीं हुआ तो फिर आया, तो फिर हमको फिर मदरसा भेज दिया गया। अच्छा, तो ये 1 साल पढ़ाया तो फिर यहाँ झुमपुरा में फैक्ट्री खुलने लगा, वहाँ पर बनने लगा, अच्छा, वहाँ चले गए। ये 2 साल मैंने मैट्रिक के फ़ौरन बाद जी, जी, पढ़ा है। अब वहाँ रहने के बाद करीब 2.5 साल झुमपुरा में रहे, 2.5 साल कोरापुट में रहे अच्छा, और लगभग 6 महीने तक यहाँ बिलाई पता फैक्ट्री में रहे। अच्छा, अलग अलग फैक्ट्री में? अलग फैक्ट्री काम किया। अच्छा, उसके बाद हमको पाइल्स की बीमारी हो गई, आए घर में ऑपरेशन कराया, अभी हमको रेस्ट बोल दिया। जी, तो फिर घर वाले बोले कि इतना दूर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये कुछ काम करना है। तब हम फिर मदरसा में कंटिन्यू करने लगे? कंटिन्यू कर 1987 से 1 नवंबर 1987 से अच्छा, वो कंटिन्यू हम मदरसा में पढ़ा रहे हैं। अरे काफ़ी लंबा टाइम हाँ। गुजारे। तो उस टाइम जब स्टार्ट किए तो उस टाइम सैलरी कितनी हुआ करती थी? क्या मेरी 1900 शुरू में जब मैट्रिक से आया ना तो वहाँ 150 रुपया थी। 150? 150। फिर 1 साल के बाद आए तो उस वक्त भी लगभग 150 थी, लेकिन 1987 में आया जी, तो 450 से स्टार्टिंग हुआ। अच्छा, तो आपके बारे में एक कुछ यूनिक चीज़ पता चला
वो कुछ सीनियर लोग बताए ऐसा कि एक बार कुछ वाकया हुआ था पढ़ाते हुए में कि एक नए टीचर आए थे मैथ्स पढ़ाने के लिए, और वो जोड़ घटाव तो बता दिए, प्लस माइनस, लेकिन वो डिवीजन तकसीम नहीं बता पा रहे थे, कि बच्चों को नहीं समझा पा रहे थे। हाँ। फिर आप जाते हैं और किस तरीके से आप बच्चों को बता दिए कि बच्चे लोग समझ आए, वो क्या वाकया हुआ था? अहमद हाशमी मास्टर साहब थे वो। अच्छा तो सब पढ़ा दे रहा था, तो हारफन मुहावरा तहरीर पढ़ाते थे, जी। लेकिन वो तकसीम जो है समझाते समझाते थक गया, लेकिन बच्चा जो है कैच नहीं करना सका। अच्छा, तो मतलब लास्ट में हमको बोले कि आप पढ़ाइए। हम बोले आप हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जी। ज़्यादा पढ़े लिखे, आप कैसे समझेंगे? नहीं नहीं, आपके पास कुछ टेक्निक होगा अलग, पकड़ लेगा। अच्छा तो फिर वैसे ही हम वही पहाड़ा लिख करके उसको, बच्चों को पहाड़ा लिख दिया पहले, जी। और उसी तरह से करके बताए, तो लगभग 8-10 दिन में लोग पकड़ लिया। हाँ, तब हमको अहमद हाशमी साहब बोले, हम बोले ना आपके पास कुछ दूसरा टेक्निक होगा तो पकड़ लेगा। तो यहाँ पर हालांकि बहुत अच्छे मास्टर थे, अहमद हाशमी बहुत अच्छे मास्टर थे। आपने 40 साल मदरसे में दिया, तो इस बीच आपका सबसे यादगार पल कौन सा था जो आप हमेशा याद करना चाहेंगे? यादगार पल इस वक्त ये है कि सबसे पहले तो ये बता देना कि हम जब पढ़ते तो उस वक्त मदरसा 5 क्लास तक था। अच्छा। हम लोग 5 क्लास पढ़ करके यहाँ से बेसिक स्कूल चले गए। उसके बाद 6 क्लास खोला गया, फिर 7 क्लास, हाँ 7 क्लास खोला गया। अब 7 क्लास में पहुँचने के बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में जाने के लिए हमको बहुत परेशानी, डीओ से ऑर्डर लो तो इसके ऑर्डर लो, इस तरह करना पड़ता था। कुछ सालों के बाद कमेटी ने 8 क्लास खोलने का, यहाँ यहीं पर मदरसा में 8 क्लास खोलने का फैसला किया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी, और सबसे ज़्यादा सहूलत मेरे लिए हो गया यहाँ पर कि यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद अब डायरेक्ट हाई स्कूल जाने लगे, बीच में कोई इसमें रुकावट नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसे अब बढ़ा करके 10th कर देना चाहिए मदरसे में? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो है, लेकिन है क्या ना, 2 प्रॉब्लम है। अच्छा। मदरसा को जो रजिस्ट्रेशन के लिए जी, जी। अप्लाई किया गया है, अच्छा। जो आज तक इंक्वायरी तक भी में नहीं आया है। अच्छा। और कुछ कंडीशंस हैं, मदरसा आजकल जो है जी। 2019 में सरकार ने कंडीशन बना दिया, अच्छा। इतनी ज़मीन होनी चाहिए, ओहो। मैदान होना चाहिए, कमरा कमरा का साइज तक अच्छा। कर दिया। ये हो तब अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। चलिए, और आगे बढ़ाना, जी। हाँ अभी तो 8 क्लास में भी तो रजिस्ट्रेशन कर करके जी। बच्चों को तब एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। अच्छा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब अभी और हर साल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 8 क्लास में? हाँ 8 क्लास को रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा। वहाँ से क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, नेट में हो जाता है। अच्छा। जब निकलता है तो यहीं से कंप्यूटर में ये लोग को नाम चढ़ा दिया, जो है जी। चढ़ा दिया जाता है, एडमिट कार्ड निकल जाता है। लोग हाई स्कूल में जाके, जहाँ भी सेंटर रहता है वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा। वहाँ से फिर डायरेक्ट हाई स्कूल में या आप कहीं भी जाना चाहे तो वहाँ एडमिशन हो जाता है। तो मतलब इसका 10th के लिए अप्लाई किया हुआ है? अप्लाई तो नहीं किया है, क्योंकि जो कैटेगरी बनाया है ना, हाँ, उसको ये फुलफिल करना बड़ी मुश्किल है अच्छा। 10th के लिए। अच्छा, ये जो जगह है मदरसा का, क्या ये पढ़ाई के लिए सूटेबल लगता है, सही लगता है जो मदरसा भी है? देखें, अभी जो जिस ज़माने में था उस वक्त तो ठीक था, जी। लेकिन अभी बीच बाजार में मदरसा है जी। जो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। हर तरह के गाड़ियों की आवाज़ और बहुत डिस्टर्ब होता है, पढ़ाने में भी डिस्टर्ब होता है? बहुत डिस्टर्ब होता है। अब पढ़ा रहा है, कोई गाड़ी वाला जाम हो गया तो हॉर्न बजा रहा है। मतलब मदरसे में टीचर भी काफ़ी सारे नए आए हैं, अलग अलग टीचर है, और पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हो गया, इंग्लिश मीडियम भी हो गया। तो अब क्या कमी है जो उसको पूरा करना चाहिए, जो ज़रूरी है अभी? अभी टीचर की कमी तो पूरी हो गई है, लेकिन बीच बीच में ये प्रॉब्लम आते रहता है। ठीक, तो परमानेंट टीचर नहीं मिलती है। अच्छा समीम सर, अगला मेरा सवाल आपसे ये है, अभी अलग अलग धारणाएं लोगों में आ गया है, खास करके न्यूज़ चैनल देखकर, टीवी देखकर, कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाई होती है, या फिर बच्चों को सिर्फ हिफ्स कराया जाता है, या फिर उनका माइंड वॉश कराया जाता है, या अलग अलग इस तरह का टेररिस्ट बनाए जाते हैं। अलग अलग धारणाएं यहाँ वहाँ लोगों को सुनने को मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप 40 साल एक मदरसे में पढ़ाए हैं, तो क्या मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम होती है या इसके अलावा भी कुछ पढ़ाई होता है? इसके बारे में सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि मदरसा जो है जी। मदरसे के नाम से 3 तरह के इदारा हैं। अच्छा। एक तो वो इदारा है जिसमें सिर्फ दीनी तालीम होती है, जी।
अभी नहीं, अब तो उसको ही बदल दिया गया है। जी उसमें भी इंग्लिश हिंदी वगैरह वगैरह सब ये कर दिया है। और कुछ मदरसे जैसे हिफ्ज़ खाना है, जी जी उसमें सिर्फ कुरान के हिफ्ज़ कराया जाता है। और दूसरा मदरसा जो है जिसे हम लोग का है, जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होती है। अच्छा और ये भी शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, अभी नौजवानों को। जी। एक ज़माने में सरकारी मदरसा था, ये मदरसा सरकारी मदरसा? सरकारी था। तो इसमें क्या हुआ कि अब टीचर जो है ज़्यादातर गैर मुस्लिम आने लगे। अच्छा उस वक्त भी दीनी और दुनियावी दोनों पढ़ाई होते थे, और अभी भी हम जब पढ़े हैं तो हम लोग भी दोनों चीज़ पढ़े हैं। अच्छा। दीन की भी, दीन का भी, दीन में क्या, कुरान और दीनियात वगैरह पहले अरबी पढ़ाई जाती थी। जी और उसके बाद स्कूल का जो कोर्स है जी। वो पूरी किताब पढ़ाई जाती थी शुरू से, अच्छा है ना। तो इस तरह का नाम तो है मदरसा, जी जी जी। लेकिन इसमें दीनी और दुनियावी तालीम दोनों शुरू से हुई है। शुरू से यहाँ पे मतलब जो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई होता है, बाकी स्कूल वगैरह में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सेम वैसे ही यहाँ भी पढ़ाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोर्स है सिर्फ वहाँ इंग्लिश मीडियम था, जी है ना। जी। इंग्लिश मीडियम है, यहाँ हमारा हिंदी उर्दू मीडियम है। अच्छा हाँ, कोर्स वही है, सब्जेक्ट वही है, जी। समझे ना। हम जब बिहार में, झारखंड जब बिहार में था, जी जी। तो यहाँ के सिलेबस बहुत हार्ड था। अच्छा हाँ, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है था। उड़ीसा वाला खुद बोलते थे कि बिहार का जो है ना, जी। खुद हम लोग मैट्रिक जब किए, हम लोग साइंस लिए हुए थे। अच्छा उड़ीसा का इंटर ISC का जो किताब था, जी जी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको पढ़ करके मैट्रिक लिखे हैं। अच्छा हाँ। इतना हार्ड था? इतना hard था, बहुत हार्ड था। तो इसी का रिजल्ट है कि उस टाइम की जो मैट्रिक किए हुए हैं, हाँ। अभी के ग्रेजुएशन के बराबर भी नहीं है। बराबर है। हम लोग मदरसा के बारे में बहुत सी बातें हुई। एक बात और बता दे रहा हूँ कि हमारे मदरसे के बच्चे हाई स्कूल में जा कर के जी मैट्रिक का रिजल्ट से ही उसको पता लग जाता है कि मैट्रिक में हर साल टॉप 10 में हमारे बच्चे 4-5, उससे ज़्यादा एक साल तो 9 बच्चे थे। सारे मदरसे के? 1 से 9 तक हमारे मदरसे के बच्चे थे। तो ये कामयाबी क्या बोलती है कि खुद वहाँ के टीचर लोग भी कहते हैं कि मदरसा से जो बच्चे आते हैं वही हमारी इज़्ज़त है। वही लोग इसको भी, हाई स्कूल का भी नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल। अभी इस साल सना परवीन जो मैट्रिक में 93.8 नंबर लाई, जी। जो हाई स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दी। डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए? डिस्ट्रिक्ट में तो टॉप किया टॉप है, 10 में लेकिन है। पहले क्या होता था ना, जी जी। हम लोग जब पढ़ते थे तो वहाँ पर एक बोर्ड था। अच्छा उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता था ना, उसका नाम दर्ज कर लिया जाता था। अच्छा। तो उसके लिख दिया था इतना % मार्क। अभी वो है कि नहीं पता नहीं, नहीं, तो वैसा नहीं है अब। अब नहीं है, है ना। लेकिन अब हम जब से मतलब ये रीडिंग कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि 93.8 कोई लाया होगा। हाँ, यहाँ से तो अब तक कोई नहीं हाँ। लाया इतना। इस हाई स्कूल में इसका तो सारे मदरसे के स्टूडेंट ही टॉप करते हैं, टॉप करते हैं। चाहे ब्लॉक लेवल हो या हाँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। अस्का बतुल वो भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप की टॉप की थी। अभी के टाइम में एक ट्रेंड देखा जा रहा है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को मदरसे में डालने के बजाय इंग्लिश मीडियम में डालना प्रीफर करते हैं, और पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मदरसे में कोई फ्यूचर नहीं है। तो वैसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? शुरू से जिनका जो मन बना लिया है कि नहीं हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, तो उनके मन में, हालांकि अभी हमारी कमेटी ने 1 से 6 तक इंग्लिश मीडियम कर दिया है, लेकिन फिर भी क्या है, जिनके मन में ये है कि नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, वो जाएंगे, वहीं जाते ही हैं। कुछ दिन यहाँ एक अकेडमी में पढ़ा लिया, उसके बाद जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। इसके बारे में ये भी एक बात हम कह दे रहे हैं जी कि जो मदरसा करके जी इंग्लिश मीडियम में गया, जी हमारे जैन के बस्ती के बात जी। हम बता रहे हैं, पूरा मदरसा 8 क्लास तक पढ़ने के बाद जो इंग्लिश मीडियम केरला वगैरह में गया, जी वो कामयाब हुआ। उससे जिंदा मिसाल है वक़ार यूनुस, जी ये भी डॉक्टर बना, मदरसा का स्टूडेंट है। जी फुरकान अहमद, जी ये 8 क्लास यहाँ तक पास किया, जी बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसके बाद केरला गया, जी और केरला में भी नुमाया नंबर से पास किया। जी। उसके बाद वो अप्लाई किया ये में बैठक में, और निकल गया, और आज लोग डॉक्टर बन करके काम कर रहा है। ये लोग मदरसा के स्टूडेंट थे। जी। और भी बहुत से हैं जो इंजीनियरिंग किया मदरसा निकलने के बाद। हाँ, कई हैं, रेहान है, जी जी। और शौकत का बहुत से हैं। हाँ,
एक वाक़या हम सुनाते हैं। जी। यूनिसेफ की तरफ से रांची में एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था, अच्छा। करीब 12 साल पहले। ओहो। और उसमें सभी बड़े बड़े इदारों के हेडमास्टर को दावत दी गई थी, तो उसमें हमको भी मिला था। जी। हम भी गए थे, एक बहुत बड़े हॉल में मीटिंग था। तो वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, क्या अच्छा। कुलकर्णी नाम था, एक रिटायर्ड साइंटिस्ट थे, अच्छा। यशपाल शर्मा नाम था उनका, इस तरह और 2-4 लोग थे। ये एनसीईआरटी की तरफ 2 नुमाइंदे थे। अच्छा। तो इन लोग जो वहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करने के लिए आए थे जी। कि आज का सिलेबस क्या है, कैसे क्या हुआ है। तो इसमें कल कुलकर्णी जो थे, जी। उन्होंने कहा कि सभी इल्म जो है यहाँ इंग्लिश में दफन नहीं है, आप बच्चों को मादरी ज़बान में शिक्षा दीजिए। जी। क्योंकि बच्चा है, उसको तो ज़बान सीखने में टाइम लग जाएगा। सही बात है। इस तरह उसके बाद वो जो यशपाल शर्मा जी। ये थे साइंटिस्ट थे, जी। वो पाकिस्तान से आए थे यहाँ अच्छा। आज़ादी के बाद। जी। तो वो भी इसी की बात को कहा है कि देखिए हम साइंटिस्ट हैं, जी। और मेरा एक दोस्त अबुल कलाम जो पाकिस्तान का है, जी। वो ये उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। जी। तो हम लोग दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। अब बचपन से 8 जमात तक, क्लास भी नहीं बोले, 8वीं जमात तक हम लोग उर्दू से पढ़े हैं। अरे क्या हम लोग साइंटिस्ट नहीं बना है? सब लोग सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी का कोई ये इल्म नहीं होगा। ये है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो स्टार्टिंग का एजुकेशन होता है वो मादरी जबान में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए, जो उस जबान को जानता है। इसी वजह से संविधान में भी एक आर्टिकल है, उसमें बोला गया है कि जो स्टार्टिंग का जो एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, वो आप मदर टंग में दीजिए, पढ़ाइए। तो इसीलिए कोशिश कर रहा है, अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये संविधान का ये आर्टिकल को। ये बहुत सारे स्कूल में अपना अपना जो लैंग्वेज है, खोटा, नागपुरी, पंचप्रज्ञा, उड़िया, उर्दू, उस तरीके से स्टार्टिंग में एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन हमारी सोसाइटी का एक सोच अलग हो गया है, इंग्लिश मीडियम। तो इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। आखिर में आपसे एक बहुत ही इमोशनल सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप 40 साल मदरसे में पढ़ाए, आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग जगह में हैं, और उम्मीद है कि अभी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे। तो आपके स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो उनसे सबसे पहले जो मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, तो 2 चीज़ों का तो हम इनको हिदायत करेंगे जी। कि हम मुसलमान हैं तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है, मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है जी। और कुरान मदरसा के बाद फिर बंद जो होता है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे में खोलते हैं जी। और उस वक्त तो कुरान पढ़ने में उनकी बहुत दुश्वारी होती है। जी। तो हमारे यहाँ माशाअल्लाह जितने भी आलिम आए हैं, सबने ये कहा कि आप घेंसगढ़ में कम से कम 99% लोग हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा की देन है। उनसे यही कहना है तो कुरान को भी हमेशा पढ़ते रहें, कम से कम एक ही रुकू पढ़ें दिन रोज़ाना। तो ये उनसे कुरान से जो है रिश्ता बना रहेगा। जी। नमाज के बारे में मेरा ये कहना है कि रस्मी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। जी। एक है रूटीन बना लिया है, मस्जिद गए नमाज पढ़े। नमाज को नमाज के तरीके से और समझ करके पढ़ना चाहिए। 18वें पारा में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है जी। नमाज के बारे में कि नमाज में मोमिनों की सिफत बताया है कि मोमिन नमाज में खुशू और खुशू पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो खुशू और खुशू पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं उसका माने समझें। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जिनको सूरह फातिहा का तर्जुमा भी मालूम नहीं है। सही बात। अल्लाह अकबर में क्या है, अल्लाह अकबर कह दिया, अल्लाह अकबर को माने क्या। इसीलिए जितनी भी दुआएं हैं, जितनी भी छोटे छोटे सूरे हैं, सब का तर्जुमा याद कर लेना चाहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और उससे ये फ़ायदा होगा कि हम अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं ये हमको पता रहेगा। ये जो नसीहत मास्टर समीम साहब ने दी, सच में आज तक किसी भी टीचर से ऐसी नसीहत हमें नहीं मिली। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और आप भी जो ये नसीहत इन्होंने दिया है, इनके अपने स्टूडेंट और जो स्टूडेंट नहीं भी है वो सब के लिए इन्होंने ये नसीहत दी है। तो उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ।
आपका दिल से शुक्रिया कि आप इतने दूर से आए, आकर यहाँ पर ये मदरसे के बारे में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जयनगढ़ के बारे में और आपके स्टूडेंट के बारे में आपने बताया। आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया।